3 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन और सख्त होंगे नियम। 20 अप्रैल तक हर राज्य और हर इलाके को परखा जाएगा। लॉकडाउन सफल रहने पर 20 अप्रैल से मिल सकती है सशर्त ढील। प्रधानमंत्री मोदी ने की घोषणा। कोरोना के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों का मांगा साथ, 7 वचन पालन करने की अपील की। कहा, बुजुर्गों गरीबों को रखे ख्याल, कोरोना योद्धाओं का करे सम्मान, किसी को नौकरी से न निकालें कंपनियां। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। संक्रमित मरीजों की संख्या 10,000 के पार पहुंची। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,211 केस, 31 लोगों की मौत की खबर। गृह मंत्रालय ने कहा, गरीबों को 3 महीने तक मिलेगा 5 किलो फ्री राशन। कोरोना के चलते लॉकडाउन से भारतीय अर्थव्यवस्था को झटका। लॉकडाउन के पहले दौर में देश को करीब 8 लाख करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। हर दिन करीब 35,000 करोड़ रुपए की क्षति। दुनिया भर में जारी है कोरोना का कोहराम। विश्व में अब तक 19 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,19,000 से ज्यादा हुई। चीन, इटली और स्पेन के बाद अब अमेरिका का न्यूयॉर्क बना कोरोना का नया हॉटस्पॉट। ब्रिटेन में 7 मई तक बढ़ सकता है लॉकडाउन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। और देश की बात में जब आज पूरा देश नया वर्ष मना रहा है, कई राज्यों में नया वर्ष के आज विशेष त्यौहार हैं और देखा जाए तो मार्च के अंत से ही नए वर्ष की विक्रम संवत की शुरुआत हो जाती है होली के साथ ही, और उसके बाद अलग अलग त्योहारों के साथ हमारे अलग अलग राज्य नव वर्ष को मनाना शुरू करते हैं। लेकिन इस बार ये सारे त्योहार बेहद फीके रहे कोरोना की वजह से। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने जब देश को संबोधित किया तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा हम आपको ये तो बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि किस तरह से अब लॉकडाउन को और सख्त किया जाएगा और इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। जी हाँ, कोरोना संकट और लॉकडाउन के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आज देश को संबोधित किया तो कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। और जैसा कि हमने आपको बताया था पहले ही कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक की बढ़ा दी है। अगले 1 सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज़्यादा लाई जाएगी। ये नियम किस तरह के होंगे ये भी हम आपको आज देश की बात में बताएंगे। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को परखा जाएगा, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। जो भी क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। वो गतिविधियां क्या होंगी, किस तरह की ढील मिलेगी और किस तरह की सख्ती, ये सब कुछ आपको हम दिखाएंगे देश की बात में। इस बीच विपक्ष ने कहा है कि इस लॉकडाउन के दौरान सरकार को गरीबों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी होती रहें। इसके लिए वाकई सरकारें कितनी तैयार हैं, जो अलग अलग राज्य सरकारें हैं वो कैसी कोशिश कर रही हैं, ये भी आपके सामने होगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से 3 घंटे पहले कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी वीडियो संदेश के जरिए देश को संबोधित किया। कोरोना को लेकर अपने संबोधन में सोनिया ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी को भारत के लोग यदि चाहें तो एकजुट होकर हरा देंगे। सोनिया ने यह भी कहा कि कांग्रेस संकट के इस घड़ी में पूरी तरह से सरकार और देश के साथ खड़ी है। और इसके साथ साथ उन्होंने सुझाव भी दिए कि आखिर सरकार को किन विशेष चीजों पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। दरअसल कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार का किस हद तक साथ देना है और किस हद तक सरकार की कमियों को उजागर करके अपने लिए राजनीतिक जमीन तैयार करनी है, इसे लेकर कांग्रेस में इस वक्त जबरदस्त खींचतान भी चल रही है। और कांग्रेस की ही नहीं, तमाम अन्य विपक्षी दल भी इसको लेकर अभी ऊहापोह में पड़े हुए हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह का अभी माहौल है उसको देखते हुए तमाम दल एकजुट होकर काम करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सियासत अपने तरीके से, अपने ढंग से, अपनी चाल से चलती है। इससे जुड़ी एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि आखिर कोरोना के कहर के बीच सियासत भारत की कैसे रंग पकड़ रही है। कोरोना के प्रभाव से देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और आने वाले दिन
और अधिक बुरे हो सकते हैं। इसका इशारा आज प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में दिया है और ज़्यादा चुनौतियों के लिए खड़ा रहने के लिए एक तरह से उन्होंने देशवासियों से अपील की है। और यदि एक आंकड़े की हम बात करें, जो कि हमने एक पूरे रिसर्च करके एक आंकड़ा आपके सामने रखने की हम कोशिश करेंगे आज देश की बात में। इस आंकड़े के हिसाब से भारत के अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है लॉकडाउन, और अर्थव्यवस्था को अब तक करीब 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और लगभग हर दिन 35,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अब जबकि लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो गया है तो माना जा रहा है कि अर्थव्यवस्था को अभी और ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि पहली तिमाही तो निकल चुकी है। अब दूसरी तिमाही में भी भारत को एक गंभीर नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब इसके लिए कहा जा सकता है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ऐसी हो रही है तो भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ से सुधरेगी, लेकिन इसमें उपाय क्या होने चाहिए और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर अभी गवर्नमेंट को, सरकार को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का क्या हाल है। देश की इकोनॉमी में एक अहम योगदान देने वाली है ये इंडस्ट्री, लेकिन सीधे तौर पर यहाँ 10 लाख जो लोगों को रोजगार जो अब तक देती आई है, वो इंडस्ट्री अब इतने झटके से संभलने का नाम नहीं ले रही है और एक के बाद एक झटके खा रही है। कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के बाद ये सेक्टर और भी बर्बाद होता नजर आ रहा है। सबसे ज़्यादा नौकरियां इस इंडस्ट्री से जाने वाली हैं। इंडस्ट्री को हर दिन 2000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। तो इस अलग अलग हम जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर क्या हाल है, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था पर और उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सब की तुलना हम आपको गाहे बगाहे अपने इस कार्यक्रम में दिखाते रहेंगे। आज बारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की है। उसके अलावा हम बात करेंगे राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल की भी और फिर यूपी के आगरा मॉडल की, लेकिन दोनों ही मॉडल्स कहीं ना कहीं अपना करिश्मा अब खो चुके हैं। और अब बात हो रही है एक ऐसा राज्य की जिसने बहुत हद तक कोरोना पर काबू पा लिया है। केरल में पिछले कुछ दिनों से सिर्फ सिंगल डिजिट में ही कोरोना वायरस के मरीज मिल रहे हैं। गौरतलब है कि केरल पहला राज्य था जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज शुरुआती दौर में आए थे और वहां पर तेजी से संख्या बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे केरल ने अपने प्रयासों से उस पर रोक लगाई है। क्या मॉडल अपनाया केरल ने, ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे एक ख़ास रिपोर्ट जिसमें कोरोना का पूरा प्रभाव जो है पूरे विश्व पर किस तरह से पड़ा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 19 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। करीब 1,19,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका जैसी जगहों पर अलग अलग उसके राज्यों में शवों की भरमार है और वहाँ पर लोगों को दफनाने और जलाने की भी व्यवस्था पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। तो कितनी बड़ी विभीषिका है ये, इसकी एक तस्वीर आपके सामने होगी। उसके अलावा एक अच्छी खबर भी है कि लगभग 44 लाख लोग ठीक भी हुए हैं कोरोना से और भारत में भी ठीक होने वालों की संख्या कहीं ज़्यादा है। तो आखिर ये सारी जो अच्छी बातें हैं वो किस ओर इशारा करती हैं, ये भी हम समझने की कोशिश आज देश की बात में करेंगे। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के जो सप्तपदी जो उन्होंने बताया है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कोरोना से बचने के कौन कौन से उपाय ऐसे हैं जो कारगर हो सकते हैं, ये भी देश की बात में होगा। और साथ ही कुछ ऐसे लोगों के खास संदेश भी जो कोरोना के लिए जो लॉकडाउन किया गया है उसमें कई सेलिब्रिटीज़ हैं, कई नेता, अभिनेता, समाज के बड़े लोग, सामाजिक लोग, वो सभी घरों में हैं और आपको भी क्या संदेश देना चाह रहे हैं ये भी होगा। इसके अलावा आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को देखेंगे और एक ऐसे सितारे को याद भी करेंगे जो इन तमाम तनाव भरी दिनों के बीच हमें एक राहत सा दिखता है। तो चलिए आप देखिए देश की बात मेरे साथ।
लॉकडाउन के अवधि जैसे ही 14 तारीख को पहले चरण की अवधि को खत्म होने का शुरुआत हुई थी, उसी वक्त से ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे और आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश को 10 बजे सुबह संबोधित किया भी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जब देश को संबोधित किया तो सबकी नज़र इस बात पर टिकी हुई थी कि क्या लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी जाएगी या कुछ सहूलियतों के साथ, कुछ एहतियात के साथ इसे खोला जाएगा। लेकिन आज उन्होंने स्पष्ट किया कि 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को परखा जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे वहां पर 20 अप्रैल से कुछ ज़रूरी गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन वो ज़रूरी गतिविधियां क्या होंगी, किस तरह से ये परखा जाएगा, ये सब कुछ आप ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। देश में लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी गई है। मंगलवार को देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि देशवासियों की तपस्या और त्याग की वजह से भारत अब तक कोरोना से होने वाले नुकसान को काफी हद तक टालने में सफल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों से विचार विमर्श के बाद सुझाव आए कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखें तो अभी यह महंगा जरूर लगता है, लेकिन भारतवासियों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। सीमित संसाधनों के बीच भारत जिस मार्ग पर चला है, उस मार्ग की चर्चा आज दुनिया भर में हो रही है। सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये महंगा जरूर लगता है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन भारतवासियों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। पीएम मोदी ने कहा कि अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बारीकी से परखा जाएगा। लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, इसका मूल्यांकन किया जाएगा। जो सफल होंगे, जो हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी चीजों में छूट की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन यह अनुमति सशर्त होगी। लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हमारे यहाँ कोरोना का एक भी केस नहीं था, उससे पहले ही कोरोना प्रभावित आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई थी। विदेश से आने वाले लोगों को 14 दिन का आइसोलेशन शुरू कर दिया गया था। बाद में जब देश में कोरोना के सिर्फ 550 केस थे, तभी भारत ने 21 दिन का लॉकडाउन का बहुत बड़ा कदम उठा लिया था। भारत ने समस्या बढ़ने का इंतजार नहीं किया, बल्कि समस्या दिखने पर तेजी से फैसले लेकर उसी समय रोकने का भरसक प्रयास किया। रिपोर्ट। वैसे पहले से ही ये इस बात के कयास लगाए जा रहे थे और हम लगातार आपको बता भी रहे थे कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी जाएगी और आज वही प्रधानमंत्री ने कहा भी। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ेगा, जबकि पीएम ने 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया। हालांकि 2 और 3 मई को प्रधानमंत्री मोदी का एक कार्यक्रम गुजरात में लगा था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के भी तमाम जजेज और तमाम अन्य हाई कोर्ट्स के अदालतों के जज वहां मौजूद होने वाले थे और एक बड़ा भव्य कार्यक्रम रखा गया था। वो सारे कार्यक्रम अब स्थगित कर दिए गए हैं और इस बात का आज ऐलान प्रधानमंत्री ने कह ही दिया कि 3 मई तक सारा लॉकडाउन रहेगा।
हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि 3 मई तक इसे बढ़ाने का फैसला केंद्र सरकार का नहीं बल्कि राज्यों का है। राज्यों ने ही सुझाया था कि इसे 3 मई तक बढ़ाया जाए। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस की छुट्टी है, उसके बाद 2 मई शनिवार है और फिर 3 मई को रविवार की छुट्टी है। ऐसे में राज्यों ने लॉकडाउन को 3 दिन आगे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। हालांकि अभी तक सरकार इस पर सोच रही है और विभिन्न राज्यों में कोरोना की जो स्थिति होगी उसको देखने के बाद ही अब ये निश्चित किया जाएगा कि इसे और अधिक आगे बढ़ाया जाए या नहीं। लेकिन 3 मई के बाद अभी तक ये माना जा रहा है कि यदि स्थिति कंट्रोल में आ जाती है तो कुछ खास एहतियातों के साथ लॉकडाउन को खोला जाएगा, लेकिन पूरी तरह से छूट अभी भी नहीं मिलेगी। यानी कि 3 मई के बाद भी जो आम जनजीवन होगा वो बिल्कुल आज़ाद नहीं रहेगा। तो एक तरफ जहां पीएम मोदी ने देश में लॉकडाउन के दूसरे चरण की घोषणा की, तो वहीं इसके पहले चरण को सफल बनाने के लिए देश की जनता को धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि देश में त्योहारों का मौसम है, बावजूद इसके लोग घरों में रहकर ही त्योहार मना रहे हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जब भारत में एक भी मामला नहीं था तभी भारत ने विदेश से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी, ये प्रधानमंत्री ने कहा। हालांकि सच्चाई की तस्वीरें कुछ अलग भी थीं। 100 मामले होने तक विदेश से आने वाले सभी लोगों को 14 दिन के आइसोलेशन में रहना अनिवार्य कर दिया गया। कोरोना मामलों की संख्या 550 पहुंची तो भारत ने 21 दिन का लॉकडाउन कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने समस्या बढ़ने का इंतजार नहीं किया बल्कि इसे बढ़ता हुआ देखते ही तुरंत उसे रोकने की कोशिशें शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि इस दौरान जनता ने कष्ट सहकर भी जो समर्थन दिया वो काबिले तारीफ है। कोरोना को हराने के लिए पूरा देश एकजुट है। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। आप सभी देशवासियों की तपस्या, आपके त्याग की वजह से भारत अब तक कोरोना से होने वाले नुकसान को काफी हद तक टालने में सफल रहा है। आप लोगों ने कष्ट सहकर भी अपने देश को बचाया है, हमारे इस भारतवर्ष को बचाया है। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से लॉकडाउन हुआ और जितनी जल्दबाजी में किया गया, पूरे देश के लोगों ने उसका एहतराम किया, प्रधानमंत्री मोदी की बात को माना और पूरी तरह से सुरक्षा की एक एहतियात की पूरी कोशिश की और पूरी इस लॉकडाउन की सफलता का मुख्य जो श्रेय जाता है वो हमारे देशवासियों को ही जाता है। हालांकि कुछ तस्वीरें ऐसी भी दिखी जहां पर मजबूरी थी, बेबसी थी, बेचैनी थी। यानी कि जो मजदूर जिस तरह से छोड़कर घरों से निकले और पैदल ही अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करने लगे और एक ही रात में आपने देखा था कि दिल्ली के आसपास और तमाम बॉर्डर्स पर किस तरह से मजदूरों की भीड़ लग गई, भूखे प्यासे मजदूरों की। वो तस्वीरें ये बता रही थी कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की थी। इसमें कुछ राज्य सरकारों की भी गलतियां थी और कुछ केंद्र सरकार की तैयारी की कमी भी थी। लेकिन जहां तक बात इसकी है कि पहले मामले के साथ ही भारत सरकार जग गई थी, तो 1-2 उदाहरण ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पाया था। दुर्भाग्यवश जब मामले आने लगे थे पूरे विश्व में, जब कोरोना का कहर बढ़ने लगा था, चीन हो, इटली में भी मामले बढ़ने लगे थे, तब सुप्रीम कोर्ट में इंटरनेशनल एक जुडिशियल कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें लंदन के चीफ जस्टिस आए और ब्रिटेन वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब अपना भाषण किया तो उन्होंने इसी बात पर आश्चर्य जताया कि आप लोग अभी तक जगे ही नहीं हैं। मैं एयरपोर्ट पर आया और मेरी किसी ने जांच नहीं की, जबकि पूरे विश्व कोरोना से तबाह होने के कगार पर आ रहा है। WHO की बार बार एडवाइजरी आने लगी थी, उसके बाद भी हम अभी गंभीरता से इसको नहीं ले रहे थे। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी का जब युगल संबोधन हुआ देश के नाम, तब ट्रंप ने भी ये जताया था कि कोरोना एक बड़ा कहर बनकर छाने वाला है। लेकिन ट्रंप भी अपने चुनावी तैयारियों में व्यस्त रहे, अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देते रहे, जिसकी वजह से आज अमेरिका में हालत खराब है। और हमारे देश में भी दिल्ली के चुनाव और दिल्ली में फैले तमाम सियासी और सांप्रदायिक तनाव के बीच
हम कोरोना को भूलते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज हम लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन झेल रहे हैं और उसके बाद भी स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है इसका अंदाज़ा आज भी हमें नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लॉकडाउन से फ़ायदा हुआ है आम जनजीवन को। कोरोना से बचाव में तो फ़ायदा हुआ है, लेकिन अर्थव्यवस्था बुरी तरह से ख़त्म हो रही है। पीएम मोदी ने यूँ कहा कि इस संकट में किसी भी देश के साथ तुलना करना उचित नहीं है, लेकिन कुछ सच्चाइयों को नकारा नहीं जा सकता। बाकी देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत संभली हुई है। करीब 1.5 महीने पहले कई देश कोरोना के मामले में एक तरह से भारत के बराबर खड़े थे, लेकिन आज वहां संक्रमण 25 से 30 गुना फैल चुका है। उन्होंने कहा कि अगर तमाम सख्त कदम नहीं उठाए जाते तो भारत की हालत और खराब हो सकती थी। कोरोना वायरस के खतरे को खत्म करने के लिए पीएम मोदी ने देशवासियों को 7 वचन दिलाए हैं। उन्होंने कहा कि अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनका ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर में बने अपने तमाम फेस कवर या मास्क पहनने की अपील उन्होंने की। मोदी ने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की नसीहत दी। चौथे वचन के रूप में उन्होंने सभी लोगों से कोरोना से बचाव के लिए बने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने का आग्रह किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने आसपास गरीबों की मदद करने का वचन भी मांगा। छठे वचन के तौर पर उन्होंने कहा कि नियोक्ता या काम देने वाले अपने किसी कर्मचारी को न निकालें। सातवें और आखिरी वचन के तौर पर पीएम मोदी ने अपील की कि लोग देश के कोरोना योद्धाओं, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मी और पुलिस कर्मियों का पूरा सम्मान करें। 7 बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। पांचवी बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें। छठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें। सातवीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। देश में लॉकडाउन के चलते कोरोना संक्रमण के मामले दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले उतनी गति से नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन देश में मरीजों की संख्या में हर दिन के साथ ही इजाफा जरूर हो रहा है। ऐसे में सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। कांग्रेस ने वैसे तो कहा कि वो सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ रही है, लेकिन पार्टी ने कुछ सवाल जरूर उठाए हैं। राशिद अल्वी ने कहा कि सरकार ने लॉकडाउन का फैसला देर से लिया और अब पीएम मोदी उस पर सफाई दे रहे हैं। उधर सीपीआई के नेता डी राजा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सरकार को गरीबों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि उन्हें किसी तरह की मुश्किल न हो। कोई आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन निश्चित तौर से प्रधानमंत्री के इस बयान से महसूस होता है कि प्रधानमंत्री को भी कहीं ना कहीं ये बात लगती है कि ये लॉकडाउन पहले होना चाहिए था, उसमें देर हो गई। वो शायद जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनका जवाब उनको अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए ये कह रहे हैं। We have been saying that government should ensure full ration to all the daily wage earners, all the migrant workers, all the poor people.
whether they have ration card or this card, that card. People should not starve. People should not be hungry. And the health crisis should not lead to hunger crisis. This Prime Minister should take note. इसमें कोई शक नहीं कि जब बड़े फैसले लेने होते हैं तो इसमें कई तरह की कमियां रह जाती हैं और लॉकडाउन का फैसला, कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई के फैसले में भी कई कमियां रही हैं। अब इसकी समालोचना आने वाले दिनों में होगी। आज प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो ऐसा लगा कि वो जो तमाम आलोचनाएं हुई हैं, जो तमाम प्रतिक्रियाएं आई हैं, उसकी एक एक करके वो सफाई दे रहे थे। लेकिन इन सभी सफाई के बीच जब उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स का आप सम्मान करें, तो वो हालांकि प्रधानमंत्री भूलते नहीं हैं किसी का नाम लेना, लेकिन आज उन्होंने मीडिया वालों का नाम नहीं लिया। पर हम मीडिया वाले किसी से कोई इस तरह की उपाधि नहीं चाहते कि हम कोरोना वॉरियर हैं या नहीं हैं। हम अपना धर्म समझते हैं। हमारे लिए देश सर्वोपरि होता है, देश के लोगों का हित सर्वोपरि होता है। सियासत और ये तमाम चीज़ें तो चलती रहती हैं, उसकी रिपोर्टिंग भी चलती रहती है, लेकिन इस वक्त जो रिपोर्टिंग तमाम मीडिया वाले कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि देश से में जो ये आपदा आई है वो आपदा ख़त्म हो, और इसीलिए हम लगातार बाहर निकल रहे हैं और हम लगातार आप तक तमाम हलचलों को पहुंचा रहे हैं। हालांकि तमाम सरकारी मदद भी नहीं दी जाए ऐसा दलों का कहना है। प्रधानमंत्री को भी ये सजेशन दिया गया है और कई तरह के जो विज्ञापन है उस पर रोक भी लगाई गई है। लेकिन इसके बावजूद तमाम दुखों को झेलते हुए, तमाम चुनौतियों को झेलते हुए हम सभी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि आप तक सही खबर और अच्छी खबर और जो खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो हम पहुंचाते रहें। विशेषकर एपीएन इसमें हमेशा अग्रणी रहेगा। आपके साथ की हमें भी ज़रूरत है। उधर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि सरकार कोरोना संकट के समय समाज के हर वर्ग की मदद के लिए तैयार है। कोरोना को हराने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं और इसे लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। कल मार्गदर्शक सूचनाएं आएगी जिससे देश में 20 तारीख के बाद कैसे बदलाव होंगे वो भी बताया जाएगा। दिहाड़ी मजदूर, रोजी रोटी कमाने वाले, असंगठित मजदूर, किसान, बुजुर्ग, सबकी चिंता इस भाषण में झलकी। युवा वैज्ञानिकों को उन्होंने आह्वान किया कि वैक्सीन के खोज में आगे आए, देश को कोरोना से बचाने का एक दृढ़ संकल्प दिखा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से 3 घंटे पहले कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश के जरिए देश को संबोधित किया। कोरोना को लेकर अपने संबोधन में सोनिया ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी को भारत के लोग एकजुट होकर हरा देंगे। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने इस महामारी में नायक बनकर सामने आए डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मियों सहित उन तमाम लोगों को धन्यवाद दिया जो दिन रात लोगों की सेवा में लगे हैं। सोनिया ने साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस संकट के इस घड़ी में पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश के नाम अपना वीडियो संदेश जारी किया। 5 मिनट 45 सेकंड के संदेश को कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया गया। सोनिया ने इसके जरिए मेडिकल स्टाफ और उन अन्य लोगों को धन्यवाद दिया जो कोरोना के खिलाफ जारी जंग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और घर में रहने की अपील भी की। इस लड़ाई को जीतने में दिन रात एक किए हुए हैं। हमारे डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी और समाज सेवी संगठन व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की कमी होने के बावजूद इलाज कर रहे हैं। सोनिया ने कोरोना महामारी संकट के दौरान लोगों के धैर्य और संयम की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही कहा कि बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही लोग मुंह ढककर घर के बाहर कदम रखें। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर नहीं होने देना है। सबसे पहले मैं इस संकट के समय में भी शांति, धैर्य और संयम बनाए रखने के लिए सभी देशवासियों को दिल से धन्यवाद करती हूँ।
अपने संबोधन में सोनिया ने कहा कि इस संकट से निपटने में लोगों को अनुशासन का पालन करना होगा, यही सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। सोनिया ने कहा कि हम इस मुश्किल समय में आपके त्याग और बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। विश्वास है कि हम मजबूत मनोबल के साथ इस संकट से जल्दी ही बाहर निकल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार के साथ किस हद तक साथ रहना है और किस हद तक सरकार की कमियों को उजागर करके अपने लिए राजनीतिक जमीन तैयार करनी है, ये सब कुछ भी इसी वक्त हो रहा है। तमाम दल एक साथ खड़े होने का दावा भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ ही आलोचनाएं करके ये भी जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अभी आने वाले दिनों के लिए तैयार हैं। कांग्रेस इसमें ज़बरदस्त आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, हालांकि उसके अंदर भी खींचतान है, बल्कि एक हद तक पार्टी ऊपर से नीचे तक इस मुद्दे पर बटी हुई है। कोई नेता कुछ कहता है, दूसरा नेता के सुर कुछ और हो जाते हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में कोरोना के प्रकोप के चलते राजनीति थम सी गई है। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि कोरोना पर वो सरकार के प्रयासों का समर्थन करे या फिर सरकार की कमियां सामने लाए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके पुराने निष्ठावान नेता इस नाजुक मौके पर चाहते हैं कि पार्टी सरकार के साथ पूरी तरह से सहयोग करे, जबकि राहुल गांधी और उनके करीबी नेताओं का कहना है कि पार्टी आंख मूंदकर सरकार की पिछलग्गू न बने, बल्कि वह जनता के बीच कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार की कमियों को भी उजागर करती रहे। कोरोना को लेकर राहुल गांधी 31 जनवरी से लगातार ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार को आगाह करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार ही नहीं, खुद कांग्रेस में भी किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट करके कहा कि गांधी परिवार देश में अफरा तफरी पैदा कर रहा है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ऐसा कोई चिकित्सा आपातकाल नहीं है। अब राहुल गांधी समर्थक कांग्रेस के नेता राहुल की पूर्व चेतावनी को सार्वजनिक विमर्श में लाकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने के पक्ष में हैं। लेकिन कांग्रेस के पुराने दिग्गज इससे सहमत नहीं हैं। उन्हें लगता है कि इस समय सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलना जन भावनाओं के खिलाफ है और उसका खामियाजा पार्टी अतीत में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट के हमले के दौरान भुगत चुकी है। शायद यही वजह है कि राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि सरकार ने जो भी कदम उठाए समय पर उठाए और मुझे नहीं लगता कि कोई देर हुई है। आजाद का यह जवाब राहुल गांधी के उन सारे ट्वीट्स के खिलाफ जाता है जो 31 जनवरी से राहुल ने किए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर जो शुरुआती ढिलाई की, उसकी वजह से हालात ज्यादा बिगड़े। बघेल का यह बयान आजाद के उलट और राहुल गांधी के रुख के पक्ष में है। इस तरह का बयान रविवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिया। कमलनाथ ने भी कहा कि राहुल गांधी ने 12 फरवरी से ही सरकार को सावधान किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए लॉकडाउन 24 मार्च को घोषित किया, जब 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। दरअसल राजनीति के जानकारों का कहना है कि इस समय कांग्रेस पार्टी को बहुत फूक कर चलने की जरूरत है। सिर्फ विरोध के लिए ही विरोध नहीं करना चाहिए, जिससे जनता में कांग्रेस को लेकर कोई नकारात्मक संदेश जाए और बीजेपी को यह कहने का मौका मिल जाए कि जब देश संकट में होता है तो कांग्रेस सरकार विरोध की राजनीति करती है। लेकिन इसके साथ ही पार्टी के उन करोड़ों लोगों के साथ भी खड़ा होना चाहिए जो अचानक किए गए लॉकडाउन की वजह से दर बदर भटकने को मजबूर हैं, जिनके रोजगार चले गए हैं। वो रोज कमाते हैं और खाते थे और अब भूखों मरने की नौबत आ गई है। उन स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों के साथ खड़ा होना चाहिए जो दिन रात कोरोना संक्रमण से सीधे जूझ रहे हैं और जिनके पास न रक्षा किट है और न ही टेस्टिंग सुविधा और न ही पूरी तरह से चाक चौबंद चिकित्सा तंत्र है। उन किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए जिनकी रबी की फसल कटने को है। सब्जी, फल, दूध की मांग अचानक घट जाने से उनके सामने आर्थिक संकट आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इसके संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई 2020 तक के लिए देश भर में
लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया, जैसा कि हमने आपको बताया। लेकिन लॉकडाउन के मद्देनज़र भारतीय रेलवे ने सभी यात्री ट्रेन सेवाओं को रद्द करने का निर्देश अब जारी कर दिया है। भारतीय रेलवे द्वारा जारी निर्देश में प्रीमियम ट्रेनें, मेल एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, उपनगरीय ट्रेन, कोंकण रेलवे सहित सभी यात्री ट्रेन सेवाएं 3 मई 2020 तक 24 घंटे रद्द रहेंगी। भारतीय रेलवे द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक देश के विभिन्न हिस्सों में आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए माल और पार्सल गाड़ियों की आवाजाही बनी रहेगी। अब जहां पे तमाम सियासी दल कोरोना के समय में किस तरह से व्यवहार करें ये सोच रहे हैं, वहीं पर तमाम राज्य सरकारों की और तमाम व्यवस्था की ये चिंता ज़्यादा है कि आखिर इस कोरोना वायरस पर कैसे काबू पाया जाए, कैसे लगाम लगाया जाए। तमाम अलग अलग फॉर्मूले आए, अलग अलग उपाय आए, भीलवाड़ा मॉडल आया, आगरा मॉडल आया, लेकिन सब कुछ फेल हो गया। ऐसे में केरल में पिछले कुछ दिनों से सिर्फ सिंगल डिजिट में ही कोरोना वायरस के मरीज मिल रहे हैं। इस राज्य ने शुरुआती जांचें, ताबड़तोड़ परीक्षण और संपर्क ट्रेसिंग के साथ WHO की गाइडलाइन के अनुसार क्वारंटीन की अवधि दोगुनी करने के बाद केरल में कोरोना को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। और इस वजह से ये माना जा रहा है कि यदि कोई राज्य सबसे ज़्यादा सफल रहा है कोरोना पर लगाम लगाने में, तो वो केरल ही है। आपको ज्ञात होगा कि केरल ही ऐसा पहला राज्य था जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज सबसे पहले पाए गए थे। ऐसा एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के जरिए कर पाना संभव हुआ इस राज्य के लिए कि वो लगातार लोगों के टेस्टिंग्स कर पाए और लोगों तक पहुंचकर उन्हें समझाकर और उनको एक तरह से उनकी जांच करके ये पुख्ता कर पाए कि कोरोना का प्रभाव है या नहीं। अब ये ज़रूरी माना जा रहा है कि वो तमाम हॉटस्पॉट्स जहां पर इस तरह के शक हैं कि कोरोना के मरीज हो सकते हैं, वहां पर केरल का मॉडल अपनाया जाए। केरल के मॉडल ने कैसे काम किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। 30 जनवरी को केरल में पहला केस सामने आया था। तब से लेकर 13 अप्रैल तक यहाँ केवल 378 केस सामने आए हैं। 2 मौतें हुई है और 198 लोग ठीक हो चुके हैं। यहाँ पर 27 मार्च को सर्वाधिक 39 मरीज मिले थे। दरअसल 18 जनवरी को राज्य स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 को लेकर अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू हो गई और उन्हें हेल्थ कार्ड दिया गया। इस हेल्थ कार्ड में उन्हें अपनी यात्रा का पूरा विवरण और स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में पूरी सूचना देनी थी। राज्य के सभी 5 हवाई अड्डों को जिला अस्पतालों, एम्बुलेंस और आपातकालीन सर्विस से जोड़ा गया। बुखार, खांसी या गले में खराश वाले मरीज को तुरंत लिंक्ड अस्पताल में ट्रांसफर किया गया और वहां से एक मैसेज जिला चिकित्सा कार्यालय को दिया गया। इसके 1 हफ्ते बाद ही राज्य में जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए और मास्क, दस्ताने, अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, PPE और दवाएं खरीदनी शुरू कर दी गई। जिला अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए और फिर 4 फरवरी को राज्य में आपदा घोषित कर दी गई। संपर्क ट्रेसिंग सावधानी पूर्वक की गई। 30 जनवरी से 8 मार्च तक मैनुअल निगरानी भी शुरू कर दी गई। इसके तहत व्यक्तिगत तौर पर रोगियों का साक्षात्कार किया गया और उनके सारे संपर्कों का पता लगाया गया। इस बीच केरल पहुंचने वाले एक परिवार के 3 लोगों ने अपनी ट्रेवल हिस्ट्री छिपाई और ये नहीं बताया कि वो इटली से आए हैं। इसके बाद 9 मार्च से यहाँ स्पेसियो टेम्पोरल मैपिंग शुरू की गई। इसके तहत एक विस्तृत फ्लो चार्ट शामिल किया गया। लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स और CCTV फुटेज के आधार पर हर व्यक्ति की पूरी डिटेल निकाली गई। 28 मार्च को सीएम पिनराई विजयन ने घोषणा की कि राज्य में तेजी से परीक्षण किया जाएगा। इसके तहत स्वाब में नहीं बल्कि ब्लड की जांच शुरू की गई और 45 मिनट में 2 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट आई। केरल ने अपने डॉक्टर को भी सुरक्षित रखा। सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई। डॉक्टरों को 3 टीम में विभाजित किया गया। पहली टीम कोरोना के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में काम कर रही थी, तो दूसरी आउटडोर मरीजों और इमरजेंसी के मरीजों के लिए लगाई गई। तीसरी टीम छुट्टी पर रही ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत उनकी सेवाएं ली जाए। शायद इसी का नतीजा है कि केरला कोरोना पर बहुत हद तक काबू पा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर मुंबई की यदि हम बात करें तो देश में कोरोना का संक्रमण सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में फैल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस 2000 के पार पहुंच गए हैं और मरने वालों का आंकड़ा अब तक 160 हो गया है, जिनमें 101 लोगों की मौत सिर्फ मुंबई में हुई। देखा जाए तो देश में कोरोना से मरने वाला हर दूसरा शख्स महाराष्ट्र से है और हर तीसरा शख्स मुंबई से। ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने कोरोना को काबू करने की बड़ी चुनौती है।
मुंबई में लॉकडाउन का सही तरह से पालन हो, इसके लिए लोगों को बड़े ड्रोन के माध्यम से सूचना दी जाएगी और उन पर नजर रखी जाएगी। ऐसा है कि मुंबई में पहले मुंबई पुलिस के पास छोटे ड्रोन थे, लेकिन कोरोना की जब से महामारी चालू हुई उसके बाद में मुंबई पुलिस ने बड़े ड्रोन का इस्तेमाल करना चालू किया। धारावी एरिया है या कोलीवाड़ा एरिया है या कोई मार्केट है जहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा आते हैं, उनको डिस्पर्स करने के लिए, उनको सूचना देने के लिए इस ड्रोन का वापर मुंबई में चालू हुआ है। ऐसे 5-6 ड्रोन मुंबई में हैं, उसका वापर पूरे मुंबई शहर में चालू हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को हम बता रहे कि आप घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। उधर कोरोना महामारी के दौर में जो गरीब लोग एक वक्त के भोजन के लिए जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए कई सितारे सामने आए। उनमें से एक नाम संजय दत्त का भी है। संजय दत्त ने कोरोना से जंग के दौरान मुंबई में 1000 परिवारों के खाने का इंतजाम किया है और इसके लिए उन्होंने सावरकर शेल्टर्स नाम की संस्था के साथ हाथ मिलाया है। संजय दत्त ने कहा कि ये पूरे देश के लिए गंभीर संकट की घड़ी है। हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है, चाहे वो जैसे भी हो, यहाँ तक कि अपने घर पर रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही क्यों न हो। मैं बस अपनी तरफ से जितना अधिक से अधिक लोगों के लिए संभव हो छोटी सी मदद देने की कोशिश कर रहा हूँ। नमस्कार। हमारा देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, बहुत ही मुश्किल दौर से। इसलिए हम सबको एक साथ मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा और इस कोरोना वायरस को हमेशा के लिए हटाना पड़ेगा। इसलिए मेरे हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे कि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और घर से बाहर नहीं निकलिए। घर से बाहर तब निकलिए जब बहुत बहुत जरूरी हो। अपने घर पे रहिए, अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताइए और प्लीज एक बार और गवर्नमेंट जो कहती है वो सुनिए और उनका पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए। और ये कोरोना वायरस को हमें हटाना ही होगा। जय हिंद। और तमाम अन्य कलाकार भी इस तरह की अपील कर रहे हैं और किस तरह से हम लॉकडाउन में तमाम नियमों का पालन कर सकते हैं ये बता रहे हैं। और एपीएन ने भी इसके लिए एक मुहिम चलाई है। जो भी सितारे हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो हम सबको प्रभावित कर सकते हैं, उनकी तरफ से हम लगातार संदेश लाकर आप तक पहुंचा रहे हैं और ताकि आप भी प्रेरित हो सकें कि किस तरह से हम कोरोना को भगा सकते हैं। हमारे पास हास्य कवि दमदार बनारसी ने बेहद सधे अंदाज में कोरोना महामारी पर मानवता की जीत का शंखनाद किया है। उन्होंने अपने गीतों के जरिए बताया कि कोरोना से डरना नहीं है बल्कि उससे लड़ना है और इस महामारी को देश से बाहर निकालना है। गौरतलब है कि कोरोना से लड़ाई के दौरान ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा मनोबल ऊंचा हो। जो लोग घरों में बैठे हैं परिवार के साथ, उनके लिए मैं एक छंद के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ, सुनिएगा। ताका झाकी वाली चाल आपकी सुधर जाए, पत्नी को छोड़ के न यहाँ वहाँ बहिए। अरे लॉकडाउन में न कहीं बाहर निकलना है, देश को बचाना है तो थोड़ा कष्ट सहिए। टीवी पर देखिए श्री राम का चरित्र और टीवी पर देखिए श्री राम का चरित्र और भक्ति में लीन हो के राम राम कहिए और जान बची रहेगी तो बाकी सारे काम होंगे। बात मानिए हुजूर, घर में ही रहिए। तो बात माननी है और घर में रहना है, यही अपील प्रधानमंत्री ने भी की है। लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां घर में रहने की वजह से, लॉकडाउन की वजह से ज़बरदस्त झटका लगा है। वो है हमारी अर्थव्यवस्था। हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति दयनीय होती जा रही है। कोरोना से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है हमारे अर्थव्यवस्था पर, वो प्रभाव किस तरह से है, किस तरह का झटका लगा है हमारी अर्थव्यवस्था पर, ये मैं आपको बताती हूँ। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पीएम मोदी ने 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसके बाद 25 मार्च से 21 दिन के लॉकडाउन की शुरुआत हो गई थी। 14 अप्रैल को ये लॉकडाउन खत्म होना था, लेकिन स्थिति को देखते हुए अब इसे 3 मई तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस लॉकडाउन के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था को कितने हजार करोड़ का घाटा हुआ है? हजार क्या कहूँ, लगभग लाखों करोड़ का घाटा हुआ है। लॉकडाउन से कोरोना की रोकथाम में मदद मिली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके साथ ही सरकार को इसके खिलाफ तैयारियों के लिए भले ही वक्त मिल गया हो,
अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो गई है, चरमरा गई है। लॉकडाउन भारत की इकोनॉमी के लिए एक सबसे बड़ा झटका साबित हुआ है। पहले से ही हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अब ऐसे में पहले चरण के लॉकडाउन की ही यदि हम बात करें तो लगभग 8 लाख करोड़ का नुकसान अब तक हो चुका है। अब जबकि लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो गया है तो ये माना जा रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था को हर दिन लगभग 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिन कितने भारी हैं। चौबीस मार्च को पीएम मोदी ने 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। ये उस दिन आधी रात यानी 25 मार्च से लागू हो गया था। 14 अप्रैल को इसकी अवधि समाप्त हो रही थी, लेकिन सरकार ने एक बार फिर इसे 3 मई तक बढ़ा दिया है। पहले चरण में ही दुनिया के इस सबसे बड़े लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था को 7 से 8 लाख करोड़ रुपए का झटका लगने का अनुमान है। लॉकडाउन के दौरान अधिकतर कंपनियां, उद्योग धंधे पूरी तरह से बंद रहे। सभी तरह के परिवहन पर भी पूरी तरह से रोक है। ट्रेन, मेट्रो, हवाई सेवा, रोड ट्रांसपोर्ट सब बंद है। इस लॉकडाउन की वजह से भारत की 70% आर्थिक गतिविधियां थम गई हैं। लॉकडाउन के दौरान केवल जरूरी सामान, कृषि, खनन, यूटिलिटी सेवाओं और कुछ वित्तीय और आईटी सेवाओं को चलाने की ही इजाजत दी गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही सुस्त थी और ऐसे में आई कोरोना महामारी ने इसे बिल्कुल पस्त कर दिया है। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो गई हैं। इस वजह से तमाम देसी विदेशी रेटिंग एजेंसियों ने इस वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को घटाकर 1.5 से 2.5% के निचले स्तर पर कर दिया है। रेटिंग एजेंसी एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड ने अनुमान जताया था कि लॉकडाउन की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को हर दिन करीब 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इस तरह देखा जाए तो 21 दिन के पूरे लॉकडाउन की अवधि में जीडीपी को 7 से 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसमें भी यदि सबसे ज़्यादा घाटा किसी इंडस्ट्री को हुआ है तो वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देश की इकोनॉमी में अहम योगदान यूँ अभी तक देती आई है, लेकिन सीधे तौर पर 10 लाख लोगों को रोजगार देने वाली ये इंडस्ट्री अब खतरे में है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पिछले कुछ वक्त से वैसे भी झटके खा रही थी और गोते लगा रही थी, और अब कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के बाद ये सेक्टर और भी बर्बाद होता नजर आ रहा है और इसमें ज़्यादा घाटा होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। लॉकडाउन ने इसकी बची खुची रौनक भी ख़त्म कर दिया है। इंडस्ट्री को हर दिन 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। कोरोना वायरस की वजह से जिस तरह से लॉकडाउन लगा है, उससे हर तरह के वाहनों की बिक्री करीब करीब बंद हो गई है और बिक्री के रफ्तार के शून्य के आसपास आ जाने का खतरा पैदा हो गया है। ऑटोमोबाइल कंपनियों के संगठन सियाम ने मार्च 2020 और साल 2019-20 के आंकड़े जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि यात्री वाहनों की बिक्री 51% घटकर 1,43,014 यूनिट रह गई है। दो पहिया वाहनों की बिक्री में भी करीब 40% की गिरावट देखी गई है। सियाम के अनुसार मार्च में 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। पूरी इंडस्ट्री ने इससे चुनौतीपूर्ण समय नहीं देखा है। लॉकडाउन की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में रोजाना 2,300 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ऑटो सेक्टर के सामने मांग, आपूर्ति और वित्तीय सभी तरह की दिक्कतें हैं। इन तीनों वर्गों को एक साथ सुधारने के लिए कदम उठाया जाएगा, तभी मंदी का ये माहौल खत्म होगा। ऑटो कंपनियों को डर इस बात का है कि अप्रैल की स्थिति मार्च से भी ज्यादा खराब रह सकती है। अब जबकि लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, तो ऑटो सेक्टर की दिक्कतों में और इजाफा हो गया है। ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए उत्पादन चालू करने में ही कई तरह की दिक्कतें हैं। एक तो उन्हें अपने कई सामान आयात करने होते हैं, तो कुछ कलपुर्जे घरेलू कंपनियों से लेने होते हैं। फैक्ट्रियों में तैयार माल को देश भर में भेजना होता है। इस पूरे नेटवर्क को कोरोना से पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए व्यापक पहल की जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 19 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। करीब 1,19,000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। वहीं 4,40,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। उम्मीदी और नाउमीदी के इस बीच किस तरह की स्थिति है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। चीन, इटली और स्पेन के बाद अब अमेरिका का न्यूयॉर्क दुनिया में कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है।
अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 23,600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें केवल न्यूयॉर्क में 10,000 से ज्यादा जान गई है। वहीं देश में संक्रमण के मामले 5,86,000 से ज्यादा हो गए हैं, जबकि केवल न्यूयॉर्क में 1,95,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। अमेरिका में सोमवार को 1,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि संक्रमण के 26,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। खबर है कि कोरोना की रोकथाम के लिए ब्रिटेन में लागू लॉकडाउन की अवधि 7 मई तक बढ़ाई जाएगी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री और मौजूदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री डोमिनिक रॉब जल्द ही इसकी घोषणा कर सकते हैं। डोमिनिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के अस्वस्थ होने के कारण कार्यवाहक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जॉनसन कोरोना संक्रमित थे और हाल ही में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली है। जॉनसन ने संक्रमण के प्रसार को देखते हुए 23 मार्च को सोशल डिस्टेंसिंग समेत कई एहतियाती कदम उठाए जाने की घोषणा की थी। इस समय में ब्रिटेन में जरूरी सामानों की खरीदारी, काम और व्यायाम करने के लिए एक घर से सिर्फ एक ही व्यक्ति एक दिन में बाहर निकल सकता है। यहाँ सोमवार को 717 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं इटली में सोमवार को 566 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही देश में कुल मौतें 20,000 से ज्यादा हो गई है। अमेरिका के बाद इटली दूसरा देश है जहाँ 20,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। पुर्तगाल और स्पेन ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अपने देश की सीमा को 15 मई तक बंद रखने का फैसला लिया है। ब्राजील में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 23,430 हो गई है। कोरोना वायरस महामारी के बीच दक्षिण कोरिया में 15 अप्रैल को 300 सीटों पर चुनाव होने वाला है। चुनाव को लेकर राजधानी सियोल में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। दक्षिण कोरिया में कभी भी चुनाव स्थगित नहीं हुआ है और कोरोना भी इस पर रोक नहीं लगा रहा है। श्रीलंका, ब्रिटेन, फ्रांस और इथियोपिया समेत कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण लगभग 47 देशों ने चुनाव स्थगित कर दिए हैं। वहीं अमेरिका और न्यूजीलैंड अभी तय कर रहे हैं कि चुनाव की तिथि आगे बढ़ाई जाए या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। देश आज संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहा है। आज ही के दिन डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 1891 में हुआ था। समाज के शोषित और वंचित तबके के लोगों को आवाज़ देने वाले डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन उनके उत्थान में लगा दिया और जीवन भर उनके हक की लड़ाई लड़ते रहे। देश के तमाम नेताओं ने आज उन्हें नमन किया। पूरा देश आज उनको याद कर रहा है। भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर की जयंती पर देश के तमाम नेताओं ने उन्हें नमन किया और अपनी श्रद्धांजलि दी। अंबेडकर जयंती पर देश को शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि। हमारे संविधान शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर न्याय और समता पर आधारित समाज के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। आइए हम सब उनके महान व्यक्तित्व और जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अंबेडकर जी के ही प्रयासों का परिणाम है कि न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर हम भारत के लोगों की तरफ से अपनी सामूहिक शक्ति का ये प्रदर्शन, ये संकल्प बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी उन्हें नमन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती पर हम सब उनको नमन करते हैं। बाबा साहब का भारत के संविधान में शिल्पकार के रूप में इस देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर आज ख्याति है। हम सब बाबा साहब की जयंती पर उनके आदर्श और विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, समाज, अर्थव्यवस्था और संविधान के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत हमेशा बाबा साहब अंबेडकर का आभारी रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बचपन से ही मेधावी थे। समाज के प्रति उनका दायित्व के प्रति वो कर्तव्यनिष्ठ थे और वो पूरी ताकत के साथ समाज में परिवर्तन के लिए कार्य उन्होंने सारे जीवन किया। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि मैं इस शुभ अवसर पर मैं अपने और अपने पार्टी की तरफ से हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पित करती हूं। उनके सपनों को पूरा करने के लिए बसपा की स्थापना 1984 में आज ही के दिन हुई थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर इनको अपनी व पार्टी की ओर से
तथा इनके अन्य सभी अनुयायियों की तरफ से भी अपने हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, हमारे संविधान के मुख्य वास्तुकार और महान समाज सुधारक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को उनकी जयंती पर मेरी श्रद्धांजलि। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की जयंती पर सादर नमन। सोशल डिस्टेंसिंग का दर्द झेल रहे आम देशवासी शायद उस दर्द को महसूस कर पाएंगे जो दलित समाज कहीं न कहीं कम ज्यादा अलग अलग रूप में झेल रहा है। उधर कोरोना वायरस के चलते सरकार ने लोगों से अपील की है कि इस बार घर में ही रहकर अंबेडकर जयंती मनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट। और आप देख रहे हैं देश की बात। अब बात करते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की। देश और दुनिया के इतिहास में 14 अप्रैल बेहद अहम है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती तो है ही, और साथ ही आज 1865 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को वाशिंगटन के फोर्ड थिएटर में गोली मार दी गई थी। उन्होंने अगले दिन सुबह दम तोड़ दिया था। लिंकन को जॉन वाइक्स बूथ नाम के शख्स ने सिर पर पीछे से गोली मारी। हत्यारे को घटना के 10 दिन बाद अमेरिकी सैनिकों ने एक मुठभेड़ में मार गिराया था। साल 1659 में आज ही के दिन दिल्ली के तख्त-ओ-ताज के लिए लड़ी गई लड़ाई में औरंगजेब ने देवराई में दारा शिकोह को मात दी थी। इसके बाद 10 सितंबर 1659 को औरंगजेब ने उसकी हत्या करवा दी। दारा शिकोह शाहजहां का बेटा और औरंगजेब का बड़ा भाई था। और लता मंगेशकर से पहले भी अगर संगीत जगत में कोई सुरों की मलिका कहलाती थी तो वो थी शमशाद बेगम। शमशाद बेगम का जन्म 14 अप्रैल 1919 को लाहौर में हुआ था। तो आज ही के दिन वो किलकारी गूंजी थी जो बाद में बॉलीवुड के संगीत में इतिहास रच गई। मेरे पिया गए रंगून और कजरा मोहब्बत वाला जैसे गीतों ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। उनके सुरीले सुर आज भी लोगों के कानों में गूंजते हैं। शमशाद बेगम ने अपने करियर में अलग अलग भाषाओं में 6000 से ज़्यादा गाने गाए। उन्होंने नौशाद, एस.टी. बर्मन और ओ.पी. नैयर जैसे महान संगीतकारों के साथ काम किया। शमशाद बेगम ने कभी किसी नए संगीतकार के साथ गाने से मना नहीं किया। 40 और 50 के दशक में शमशाद बेगम के गाए गाने रेडियो पर छाए रहते थे और लेके पहला पहला प्यार, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने, तमाम वो गाने हैं जो आज भी हमारे जहन में ताज़ा हैं। तो लॉकडाउन का समय है और ऐसे में इन गानों से भी आप बहुत हद तक राहत पा सकते हैं, आपका मन प्रफुल्लित रह सकता है। तो देश की बात में मैं छोड़ जाती हूँ शमशाद बेगम की कुछ मीठी यादों के साथ। आपको बने रहिए हमारे साथ और लगातार देखते रहिए APN। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस तरह से सरकार लॉकडाउन के दौरान नए नियम लेकर आ रही है जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है, और क्या सुरक्षा के उपाय हैं जो आप अपना सकते हैं जिससे आप अपना और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। ये सारे अपडेट हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। तो देखते रहिए, हमको फॉलो कीजिए ट्विटर पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर। तो आप हमारे लिए बेहद अहम हैं और जाहिर सी बात है कि आपकी सेवा करना हमारा धर्म है, तो वो हम करते रहेंगे।